Sir, now I guess almost all exemption we have done. Hardly 5 to 6 types बाकी है, वो भी छोटे छोटे types है. Hoping we will try to complete today itself in coming in these 2 lectures. And if it is not possible today, so by tomorrow our exemption provisions will be completed by tomorrow with practicals. मतलब कल हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा with practicals. And मैंने पहले ही बताया था practicals problem is very very simple. You will not be having any problem in practical if you are clear with the provisions. ठीक है. Let us start with now remaining entries. हम लोग starting के पेज से लास्ट तक जाएंगे, जो जो बीच में आएगा उसको हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे. ठीक है सर, समझ में आ गया. Let us start now first part. Now what is my first part? First part is, sir, entity registered under section 12AA. I have already told you section 12AA is for charitable trust. As per Income Tax Act 1961, बेटा चैरिटेबल ट्रस्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 12AA ये चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए होता है. नाउ सर्विसेज कौन दे रहा है? चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है. सर्विसेज कौन दे रहा है? चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है. मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट पैसा कमाना होता है या सोशल सर्विस होता है? सारे बच्चे चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे. मुझे बताओ, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट पैसे कमाना होता है या सर्विस देना होता है? सर सोशल सर्विस होता है. बेटा अगर मैं चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूं तो आपको पता है सलमान खान का भी चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका नाम है बीन ह्यूमन. बराबर है. मुझे बताओ, बीन ह्यूमन इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट. वो जितने भी सर्विसेज लोगों को देता है, आप मुझे बताओ क्या आपके हिसाब से उसके ऊपर कोई जीएसटी चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस बेटा बताइए. नहीं करना चाहिए. सेम यूवी कैम्प करके है. यूवी कैम्प, यूवी कैम्प करके चैरिटेबल ट्रस्ट है युवराज सिंह का. बेटा वो भी क्या करता है? चैरिटेबल काम करता है. ही इज गोइंग गिविंग लॉट ऑफ सर्विसेज टू द पीपल अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट कॉल्ड एज यूवी कैम्प. बेटा मुझे बताओ, वो लोगों की सेवाएं कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है जो स्पेशली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. जैसे आपने कोविड में भी देखा था, देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट हैविंग जॉब्स, प्रोवाइडिंग देम फूड ग्रेन्स एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सबसे अच्छा काम होता है और ये प्रोवाइड कर रहा है, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने देखा रहेगा देयर आर बहुत सारे धर्मशाला होते हैं, जैसे कि अ, आपने देखा रहेगा गुरुद्वारा. गुरुद्वारा में मैंने देखा है बेटा ड्यूरिंग कोविड पीरियड, वो करीब करीब 1000 से 2000 लोगों को, मेरे घर के पास में ही गुरुद्वारा है, बड़ा काफी बड़ा गुरुद्वारा है. उनका क्या था पता है? दे आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड्स टू ऑल द पीपल अफेक्टेड ड्यू टू कोविड. एंड अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 लोगों को रोज खाना, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी रोज फ्री फूड प्रोवाइड करना. मुझे बताओ बेटा, ये चैरिटेबल काम जो कर रहे हैं गुरुद्वारा ट्रस्ट, मंदिर बोलो, गुरुद्वारा बोलो, मस्जिद बोलो, जो भी है, मुझे बताओ बेटा ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं. तो मुझे बताओ बेटा, क्या आपको लगता है कि उनके ऊपर जीएसटी चार्ज करना चाहिए? नो सर, दिस जीएसटी शुड नॉट बी चार्ज. अभी उन्होंने बोला है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. बेटा देर आर मेनी लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट, जो लोग क्या करते हैं, जो बहुत ही बीमार लोग होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए वो फॉरेन से डॉक्टर्स को क्या करते हैं, फॉरेन से डॉक्टर्स को इनवाइट करता है. तो कोई डॉक्टर फॉरेन से इंडिया में आ रहा है, मेडिकल सर्विस देने के लिए आ रहा है, अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आ रहा है, तो मुझे बताओ क्या मैंने सर्विस ली या नहीं ली? ली. कहाँ पे ली? इंडिया में ली. तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए? सर जीएसटी के प्रिंसिपल के हिसाब से सर्विस कहाँ पे दी? इंडिया में. जीएसटी चार्ज होना चाहिए, बट सिंस इट इज चैरिटेबल ट्रस्ट तो हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि सर सोशल वर्क कर रहा है. लोग सोशल वर्क, छोटे थोड़े थोड़े लोग होते हैं जो सोशल वर्क करते हैं. अब आप उस पर भी जीएसटी चार्ज करेंगे तो वो भी बेचारे कहाँ जाए? It's very very difficult for them, and though they are doing their best for providing for the cause of humanity, but at the same time if government will charge GST, it will not be justifying their efforts what they are doing for the society. ठीक है सर. तो सर आपने हमें ये बताया कि कोई भी अगर सर्विस चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नंबर वन. नंबर टू, कोई भी सर्विसेज अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में थ्रू चैरिटेबल ट्रस्ट और वो सर्विसेज का बेनिफिट वो ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. ठीक है. अभी सर आपने चैरिटेबल एक्टिविटी के बारे में बताया. अभी चैरिटेबल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं?
क्या उसके बारे में आपको कुछ पता है बेटा? मेरे को तो नहीं पता, बट इसके अंदर में कुछ 4 हेडिंग्स दी हुई है। सर ये चैरिटेबल एक्टिविटी में होता है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी में होता है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी में होता है, ये चैरिटेबल एक्टिविटी में होता है। बात समझा? जैसे कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड बेटा चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल ट्रस्ट में ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, स्पेशली टर्मिनली इल पर्सन, जो काफी बीमार लोग होते हैं, वो अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं, बस अभी हमें नहीं लगता हम ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे, उनको काउंसलिंग करना। ऐसे लोगों को क्या करना? काउंसलिंग करना। पर्सन विद सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, बेटा बहुत तकलीफ वाले, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं ना, आई डोंट नो, बट I personally sometimes I feel that we are very lucky to have a good parents and good life also. I will definitely want that all the students, especially on their birthday, should go to these places. जो नॉर्मली जहाँ पे सीवियर फिजिकली और मेंटली डिसेबल पीपल आर स्टेइंग, एंड मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जाते भी होंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बताऊं और आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं। बट यू शुड विजिट वंस एंड डेफिनेटली यू विल फील, व्हेन यू विल लुक टू देम यू विल फील दैट वी आर वेरी लकी, दैट वी आर हैविंग अ गुड लाइफ, और जो हमारे कंप्लेंट्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कोई भी एक्टिविटी जो चैरिटेबल ट्रस्ट करती है रिलेटेड टू एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस, स्पिरिचुअल और योगा, नो जीएसटी। कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी जो नॉर्मली एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स होता है, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ऑर्फन होमलेस चिल्ड्रन के लिए होता है, फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड बच्चों के लिए होता है, पर्सन्स के लिए होता है, प्रिजन्स के लिए होता है, या ऐसा पर्सन जिसकी एज 65 अबव है और वो रूरल एरिया में रहता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि बेटा कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया होगा कि चैरिटेबल ट्रस्ट ये काइंड का एक्टिविटी करता है। पढ़ने से ही पता चलता है कि ये सोशल एक्टिविटी है, नॉन सोशल एक्टिविटी, इसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है या इसका मेन मकसद सिर्फ सोशल सर्विस देना है, इमिडिएटली पता चल जाता है। सर कैसे पता चलेगा? कैन यू टेल मी, कैन यू गिव सम एग्जांपल? चलो बेटा मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ ये एग्जांपल पढ़ने से आपको खुद को पता चलेगा कि क्या इस पे जीएसटी चार्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ बेटा, मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ। अमाउंट रिसीव्ड फॉर योगा कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय एल्डरली पीपल एज्ड ओवर 65। बेटा उनको योगा कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ पैसे मिले, और ये योगा कैंप उन लोगों के लिए है जिनकी एज 65 ईयर अबव से अबव अबव है। तो आपके हिसाब से मुझे बताओ, क्या आपके हिसाब से इस पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वेरी गुड, नहीं होगा सर। बेटा क्वेश्चन का नेचर देखो, क्वेश्चन का नेचर आपको लगा नहीं सर इसमें सर्विसेज है, प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्ट, नो जीएसटी। पेमेंट फॉर द सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन यूएसए। बेटा एक यूएसए में पर्सन था सर्विस प्रोवाइडर, वो इंडिया में आया, उसने सर्विसेज दी, मैंने उसको पेमेंट किया, और ये पेमेंट मैंने दिया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटी। मैंने उसको पैसे फ्री में नहीं किया बेटा, मैंने उसको पैसे, बट उसने जो सर्विसेज दी दैट इज रिलेटेड टू चैरिटेबल एक्टिविटी। टेल मी वेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट। बोलो बेटा क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? सर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर काउंसलिंग मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, बेटा इससे ज्यादा अच्छा काम तो बेटा मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोगों को चांस मिलता है लाइफ में। कभी चांस मिले तो डेफिनेटली ये काम करना, जितना हो सके बेटा हो सके अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करना मस्ट है। वी आर ऑल्सो लाइबल टू डू समथिंग फॉर अवर सोसाइटी। सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच हर केस में ठीक नहीं रहेगा। सर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन बाय ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट के पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट पे दी और पैसे कमाए। मुझे बताओ क्या बेटा आपको लगता है उन्होंने जो कमर्शियल प्रॉपर्टी चैरिटेबल रिलेटेड एक्टिविटी के लिए दी है, अगर दी होती तो रेंट नहीं लेते? मेरी बात समझी नहीं समझी? दी होती तो रेंट नहीं लेते, और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी। मुझे बताओ क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? सर जीएसटी लगेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सुना था, आपको बताया था याद है? कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर हम रेंट पे दे रहे तो जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बेटा मैंने कंट्रीब्यूशन किया। कंट्रीब्यूशन का एक ही मतलब था कि जितने जितने जंगल है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है,
जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। बेटा मुझे बताओ क्या ये अच्छा काम है या नहीं है? यस सर, ये अच्छा काम है। तो आपके हिसाब से इस पे जीएसटी चार्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं लगेगा सर, बरोबर है। बरोबर है। तो बेटा मुझे बताओ, तो जीएसटी कितने लोगों पे लगा? सिर्फ एक ही अमाउंट पे लगा, दैट इज 1,50,000। और उसे जीएसटी कैसे चार्ज करना है? 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी। बेटा जीएसटी का बात हम बाद में करेंगे। एनीवे हमें वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ना है, सेक्शन 15। वो हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1,50,000 रुपीज के ऊपर क्या किया है? जीएसटी चार्ज किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल कितना है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है डेटा। नीचे का कंप्यूटेशन हम बाद में देखेंगे, एज ऑफ नाउ हम लोग ने इसके ऊपर कोई सेक्शंस नहीं देखे हुए। आगे का नया प्रॉब्लम देखते हैं? नहीं सर, और कोई नया प्रॉब्लम? ठीक है सर। नेक्स्ट प्रोविजन इज सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। सर नेक्स्ट सर्विसेज क्या है? सर्विसेज बाय वे ऑफ गोइंग कंसर्न। बेटा मान के चलो ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है। ये कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए कंपनी बी। ये दोनों कंपनी साथ में आके अमलगमेट हो जाती है एज एन ए बी कंपनी। यस और नो? यस। अब ये ए बी कंपनी क्या करेगी? कुछ कंसिडरेशन ए को देगी, कुछ कंसिडरेशन बी को देगी। देगी नहीं देगी? यस, क्योंकि ए कंपनी वाज आल्सो गोइंग कंसर्न कंपनी, बी कंपनी इज आल्सो गोइंग कंसर्न कंपनी। ये दोनों साथ में आके ए बी कंपनी हो गई। ए बी ने ए कंपनी को 10 लाख रुपीज दिया, बी कंपनी को 10 लाख रुपीज दिया। तो मुझे बताओ क्या ये 10 लाख के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा? आंसर इज नो जीएसटी। जो कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन बाइंग कंपनी वेंडर कंपनी को देगा, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को देगा, उस कंसिडरेशन पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। देखो उसे क्या बोला है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल। बेटा देखो ए कंपनी बी कंपनी पूरा का पूरा ए बी हो गया, पूरा का पूरा ए बी हो गया है। और एज एन इंडिपेंडेंट पार्ट, मुझे वोडाफोन एंड आइडिया के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है आपको, पर ये तो पता होगा बेटा आइडिया एंड वोडाफोन दोनों साथ में आए, मर्ज हुए हैं। बट बेटा ये मर्ज होके बिजनेस तो कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहे हैं ना, एक स्पेसिफिक सर्विस में ही मर्ज हुए हैं। एक आई एम नॉट वेरी मच श्योर, इट्स नॉट अ कंप्लीट मर्ज, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये दोनों के दोनों पूरे कंप्लीटली मर्ज नहीं हुए, पूरे कंप्लीटली मर्ज नहीं हुआ है। इसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज तब होगा जब आप इसकी गैलरी में जाओगे, वोडाफोन आइडिया के, और पूछोगे आइडिया वोडाफोन एज एन 100% मर्ज हुए हैं या कुछ स्पेसिफिक सर्विस से रिलेटेड मर्ज। तो ये दैट इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट पार्ट, फॉर दैट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर उससे रिलेटेड कोई कंसिडरेशन मिलेगा तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, कोई भी कंसिडरेशन एज अ गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। इसमें सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया, अमल कमीशन, अमल कमीशन लो, मर्जर लो, एब्जॉर्प्शन लो। ये सब टॉपिक आप लोग आपके आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हो। होपिंग दैट इट विल बी वेरी इजी चैप्टर्स फॉर यू ऑल पीपल. So this is all about transfer by way of sorry, services by way of transfer of a going concern. If anybody want to ask anything, let me know. Let me know. No sir, ठीक है बेटा, कुछ भी रहेगा please put a message in the chat box. We'll be very happy to see whether students are having doubt. I know the students को कभी डाउट नहीं होता है, वो मुझे पता है। सर हम पढ़ रहे हैं अभी अमल कमीशन, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नाउ नहीं, आई नो दैट इट इज इन सिलेबस, बट आई एम सिलेबस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बेटा कल हम लोगों ने जो लेक्चर्स दिया था 1 hour 45 minutes का, उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हम सर्विस गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस ले रही है, इसका मतलब कोई भी सर्विसेज अगर हम गवर्नमेंट को देते हैं तो उसमें क्या होगा? एंट्री नंबर 243, कल जो सर्विस की थी वो वहां पे गवर्नमेंट सर्विस दे रही थी और यहाँ पे सर्विसेज ले रही। अभी सर व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सर्विसेज? सर एज सच आई एम वेरी सॉरी टू से, ये पहला ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा प्योर सर्विसेज का करेक्ट डेफिनेशन मुझे भी नहीं पता। मैंने कोशिश जरूर की बट नहीं समझ में आया। उसने बोला है प्योर सर्विसेज का मतलब वो सारे सर्विसेज जिसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज नहीं आते,
अदर कंपोजिट सप्लाई नहीं आते ना. व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई? वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सेक्शन 8. मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई दैट वी विल बी डिस्कसिंग वेरी सून. सर, उन्होंने बोला है कि प्योर सप्लाई वो सप्लाई, प्योर सर्विसेज वो सर्विसेज है जिसमें दो सर्विसेज नहीं आती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं आती है एंड अदर कंपोजिट सप्लाई नहीं आती. अगर आपने प्योर सर्विसेज दी है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एंटिटी को, अंडर पंचायत, और वो पावर किसको डेलीगेट किया हुआ है? डेलीगेट किया हुआ है वो पावर अपने डेलीगेट पंचायत को किया हुआ है अंडर आर्टिकल 243G, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. सेम विथ, जैसे हम लोग का एंट्री नंबर 3A था बेटा, आप उसको स्किप कर सकते हो. इट इज चॉइस इज योर्स. मेरा काम था थोड़ा बताना, इसको अच्छे से समझाना. कल इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ एग्जाम में आता है तो यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम. तो कोई भी सर्विसेज अगर हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू पंचायत, जो आर्टिकल 243G में कवर होता है, तो ऐसे केस में हम लोग जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे. उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स. ऊपर कंपोजिट सप्लाई नहीं लेना था, नीचे उसने कंपोजिट सप्लाई के लिए अलग से दिया हुआ है. Composite supply of goods and services in which the value of goods and constitute more than 25% of the value of said composite supply provided to central government, state government, union territory, local authority and government entity. और ये दे किसको रही है? पंचायत को दे रही है अंडर आर्टिकल 243G, और इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 243. बेटा अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहा है इन फॉर्म ऑफ कंपोजिशन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी पावर डेलीगेट हमने पंचायत को की है, म्युनिसिपैलिटी को की है अंडर आर्टिकल 243G एंड 243W. सर ये 243G एंड 243W क्या होता है? कल हम लोग ने इसकी लिस्ट देखी थी, बड़ी लिस्ट देखी थी, और मैंने आपको बताया था उसको याद करने का जरूरत नहीं है. इसको आप स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, बट आपको उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है तो वो आपको उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो सर अगर हम सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, प्योर सर्विसेज है एग्जाम, सिर्फ उसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए. अगर आप कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, नो जीएसटी. ठीक है. एंट्री नंबर 72. नाउ व्हाट इज एंट्री नंबर 72? बेटा ये एंट्री बहुत सिंपल है, थोड़ा मेरा बात अच्छे से समझना है. अगर ये बात समझ में आ गया तो एंट्री नंबर 72 आई डोंट फील इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. मुझे बताओ बेटा, आप लोग, आई होप आपको पता रहेगा कि हमारा जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बोला, जीएसटी से रिलेटेड सारे के सारे काम कौन करता है? जीएसटी से रिलेटेड सारे के सारे काम जीएसटीएन करता है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. ये क्या करता है? ये लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को देता है, और यूनियन टेरिटरी का टैक्स यूनियन टेरिटरी को दे रहा है. बराबर है. सर ये एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, और ये ऑनलाइन पोर्टल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. मुझे बताओ बेटा, ये पोर्टल ऑपरेट करने वाले होते कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं. बरोबर है. यस. अभी मुझे बताओ, जब जीएसटीएन आया था तो ये क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सारे लोगों को पता था कि इस पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है? आंसर इज नो. तो इन लोगों ने क्या किया? एज यू ऑल नो जीएसटीएन इज एन प्राइवेट कंपनी. यस. तो ये प्राइवेट कंपनी ने क्या किया? इन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी. ट्रेनिंग क्या दी? ट्रेनिंग दी. ट्रेनिंग रिलेटेड टू व्हाट सर? ट्रेनिंग रिलेटेड टू जीएसटीएन की, इसमें किस तरह से हमें काम करना है, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, रिटर्न्स किस तरह से फॉलो करना है, टेक्निकली ये वर्क कैसे करता है, इससे रिलेटेड अगर कोई ट्रेनिंग हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी है तो जीएसटी नहीं. हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी है, बट आप एम्प्लॉय को दे क्यों रहे हो? बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब ही आप गवर्नमेंट को दे रहे हो. तो अगर कोई भी सर्विसेज हम गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया है एज एन ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, फॉर विच टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉर्न बाय होम? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में जीएसटी चार्ज नहीं होगा. इसका मतलब अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी जीएसटीएन पोर्टल को कैसे इस तरह से ऑपरेट करना है, ये सारी ट्रेनिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देती है जो जीएसटीएन के अंदर में काम करती है या जिनके पास जीएसटी का रिलेटेड वर्क होता है, तो ऐसे केस में जो भी ट्रेनिंग कॉस्ट होगा जो गवर्नमेंट बियर कर रहा है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा. नेक्स्ट नाउ,
IGST is exempt. Now what is IGST is exempt? कोई भी सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अगर कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? आउटसाइड कंट्री या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी किस में आता है? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आता है। अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट को बाहर से मिली है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मिली हुई है, बेटा देखो सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन नॉन ट्रांसफर, बेटा यहाँ पे सर्विसेज गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं और ये सर्विस लेने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो सर यहाँ पे हमने चार एंट्रीज देखी। पहला हमने देखा एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में क्या था सर? अगर कोई प्योर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ले रही है, नो जीएसटी। कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, नो जीएसटी। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खर्चा किया हुआ है, एक्सपेंडिचर स्पेंड किया हुआ है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। और अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट किसी अदर कंट्री से ले रही है या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ले रही है, तो उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज लेट मी नो, इफ नो डाउट देन वी कैन गो अहेड विद द फर्दर क्वेश्चंस। देखो उसने क्या बोला है? प्योर सर्विसेज। बेटा एंट्री नंबर 133, इलस्ट्रेशन 133, इलस्ट्रेशन 133 में उसने स्टार्टिंग ही क्या किया है? प्योर सर्विसेज। अभी बेटो बताओ प्योर सर्विसेज क्या टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? सर एग्जाम्प्ट है। अभी अभी हमने ऊपर पहला ही एंट्री वही पढ़ा। एट प्योर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसको हम लोग एमसीडी बोलते हैं, फॉर रिपेयर्स ऑफ पर्टिकुलर रोड। तो मतलब सर प्योर सर्विसेज लाइक रोड के रिपेयरिंग के रिलेटेड दिया। रोड टू जीजीसी लिमिटेड ऑफ दिल्ली, तो जीजीसी लिमिटेड ये सर्विसेज किसको देगी? एमसीडी को देगी। विद द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 12 लाख अंडर द कट कंडीशन, द एंटायर वर्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन 30 days। एप्लीकेबल रेट इज 18%, फाइंड आउट द जीएसटी लाइबिलिटी। उसने बोला है कि सर एप्लीकेबिलिटी रेट कितना है? 18% है। जीएसटी लाइबिलिटी बताओ। सर जीएसटी लाइबिलिटी जीरो आएगा। वाई सर वाई? बिकॉज ये प्योर सर्विसेज है और प्योर सर्विसेज में वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई जीरो आएगा और टैक्स लाइबिलिटी भी जीरो आएगा। क्यों टैक्स लाइबिलिटी जीरो क्यों आएगा? बिकॉज जो सर्विसेज दी है उसके ऊपर एग्जेम्पशन है। तो डोंट बी अंडर रॉन्ग इंप्रेशन कि सर यहाँ पे टैक्स रेट दिया है इसका मतलब टैक्स चार्ज होगा। अगर आप ऐसे सोच में हो तो आप गलत हो। सो डोंट बी इन द रॉन्ग इंप्रेशन कि आपने जो बोला है सोचा है वो करेक्ट है करके। डोंट बी इन रॉन्ग इंप्रेशन। ठीक है सर, चलो सर आगे बढ़े। हाँ सर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़े। चलो सर आगे बढ़ेंगे ना। आगे कैसे बढ़ना है सर? देखो इसमें लिखा होगा हाँ, इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, सो इन द गिवन केस जीजीसी लिमिटेड सप्लाइड एग्जाम्पल सर्विसेज टू एमसीडी। तो जीजीसी लिमिटेड कौन है? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है। वो क्या कर रहा है? प्योर सर्विसेज दे रहा है। किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हमारा एग्जामिशन बोल रहा है, सेक्शन 11 बोल रहा है। ठीक है सर। सर बेटा मुझे बताना अभी कौन सी सर्विसेज नहीं हुए। जो हुए हैं वो तो मैं फॉरवर्ड करूंगा आगे जाके। और कोशिश करो कि ये सारे सॉल्व प्रॉब्लम जो उसमें दिए हैं आप सॉल्व करेंगे। लेवल ज्यादा नहीं है। हाँ सर। अभी यहाँ पे ध्यान दें। आई गेस हम लोगों ने ये प्रोविजन भी नहीं किया हुआ है। सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग अंडर गवर्नमेंट स्कीम। बेटा मैं सिंपल बोलूं महाड़ा। मुझे बताओ महाड़े का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। महाड़ा क्या है सब? महाड़ा ये गवर्नमेंट स्कीम है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करता है और लोगों को कंसेशनल बेसिस पे फ्लैट देता है। जीएसटी लगेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे? आंसर इज नो। सब्जेक्ट टू वो बिल्डिंग गवर्नमेंट स्कीम में कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ध्यान देना है। नहीं तो आप बोलोगे सर हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए। तो बेटा दैट योर सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए क्या है? पर इट इज अंडर गवर्नमेंट स्कीम। आंसर इज नो। तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो अगर कोई भी बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो अंडर गवर्नमेंट स्कीम या और कोई योजना के थ्रू तो जीएसटी नहीं लगेगा। और कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, मुझे बताओ बेटा रोड क्या है? किससे बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट से। एक मूवी था
खट्टा मीठा अक्षय कुमार का, जिसमें अक्षय कुमार का नाम होता है सचिन टिचकुले। इज अ रोड कॉन्ट्रैक्टर। और वो क्या करता था, आई होप आप लोग ने वो मूवी देखा हुआ है। वो जिस रोड कॉन्ट्रैक्टर का काम लेता था वहाँ के लोकल अथॉरिटी से, और उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो रोड इंस्पेक्टर है, कि कुछ इंस्पेक्टर रोड इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर ऐसा कुछ उनका पोजीशन था। और उसी लोकल अथॉरिटी में उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज अ शी वाज अ कमिश्नर। तो आपने उसमें वो मूवी में रोल देखा होगा, अक्षय कुमार हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी पेमेंट लोकल अथॉरिटी रिलीव नहीं कर रहा था। क्यों नहीं रिलीव कर रहा था? क्योंकि रास्ते ठीक से नहीं बने। वो बात अलग है, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर ऐसे केस में कोई रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वर्क हो रहा है और उसके ऊपर भी जी अंडर गवर्नमेंट स्कीम, तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। दैट्स इट। मैं एंट्री नंबर 10 और एंट्री नंबर 11 पढ़ के दिखाता हूँ। होपिंग आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। Services provided by way of pure labor contract of construction or erection or commissioning, installation, completion, fitting out, repairs, maintenance, renovation, alteration of civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary lead individual house construction or enhancement under housing for all मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना, नो जीएसटी। आपने ये भी देखा रहेगा बहुत सारे गांव में गवर्नमेंट ने लोगों को पक्के घर बांध के दिए हुए। कच्चा घर था अभी पक्का बन, पहले मिट्टी का घर बना रहता था, अभी सीमेंट के घर बना के दिए, मतलब परमानेंट वॉल्स के उनको घर बना के दिए। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे रूरल प्लेसेस में गवर्नमेंट अंडर हिज स्कीम दे हैव गिवन व्हाट, दे हैव गिवन पक्का घर टू ऑल द फार्मर्स, टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग अंडर रूरल एरिया। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर दिया, बरोबर है। कंस्ट्रक्शन हुआ, बरोबर है। रिनोवेशन हुआ, बरोबर है। तो जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, जीएसटी नहीं चार्ज होगा। आगे उसने बोला है एंट्री नंबर 11 में, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेनिंग टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट है, नो जीएसटी। जिसमें मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, गांव में, गांव में हर लोगों को एक एक घर बांध के दिया हुआ, हर लोगों को खुद का घर। अभी बेटा महाड़ा में एक बड़ा बिल्डिंग होता है, इट्स नॉट अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। वहां पे एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट नहीं होता है, वो पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अलग होता है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलग होता है। तो अगर गांव में जाएंगे तो हर एक फार्मर को एक एक घर अलग से बांध के दिया, दैट इज सिंगल यूनिट, नो जीएसटी। ध्यान देना। तो कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम, जीएसटी चार्ज होगा? आंसर इज नो जीएसटी, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बेटा यहाँ पे उन्होंने मीनिंग दिया है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल वर्क का मतलब क्या होता है। सब पीडीएस हमने खत्म किया है, रेसिडेंशियल यूनिट हमने खत्म किया हुआ, रिलीजियस एक्टिविटी हमने खत्म किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वी हैव डन। आप लोग को उसको अच्छे से रिवाइज करना है। जब तक आप उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, थिंग्स विल नॉट गो। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बाद, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आरसीएम फॉलो होता है, ये भी ध्यान दें। रोड ब्रिजेस कर दिया मैंने आपको, यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेम्बर। हमारे जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज को बोलते हो आप लोग रोड कंस्ट्रक्ट करो। बूट का कंसेप्ट बताया था, बूट, रिमेम्बर, BOOT। सर ट्रांसमिशन हो गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्विसेज देता है, नो जीएसटी लेता है। और फॉरेक्स से रिलेटेड लेता है तो नो जीएसटी, बाकी रिलेटेड लेगा तो जीएसटी चार्ज होगा। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक, अगर आपको याद है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, नो जीएसटी। सिर्फ वो इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड का नहीं होना चाहिए, हाँ सर याद है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जस्ट वेट, विल सी और कौन सा बाकी है इसमें। सर इंश्योरेंस सर्विसेज, यस, इंश्योरेंस बिजनेस। सर आज के जो बचे हुए कुछ सर्विसेज है, मेरे हिसाब से आई रियली फील इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे। मैं ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, मुझे पता है मैं ऊपर से पढ़ूंगा तो भी आप मुझे डाउट नहीं पूछेंगे कि सर आप ऊपर से आप क्यों पढ़ रहे हो, तो वो बात अलग है। जस्ट वेट।
ठीक है सर, इंश्योरेंस बिजनेस, अभी आप खुद ही बोलेंगे कि सर पढ़ने से लगता नहीं कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, बट हम डेफिनेटली पढ़े। इसमें ऐसे भी बहुत सारे इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें हैं जो मैंने कभी नहीं सुना, होपिंग आपने सुना रहेगा, तो मुझे डेफिनेटली उसके बारे में थोड़ा बताना, चैट बॉक्स में बताना, हाँ सर आई हैव हर्ड। तो आई एम, if you can give me a platform, I can explain you everything about that particular insurance. Entry number 28, services of life insurance business। बेटा सर्विसेज कौन दे रहा है? LIC दे रहा है। प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। आई होप आपको पता है अभी गवर्नमेंट जॉब में देर इज नो पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ज्वाइन करते हो, आई एम रियली सॉरी टू से, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम होगी? आपके पास सिर्फ एक्टिव इनकम होगी। एक्टिव इनकम मतलब, टेक एन एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 25 यू ज्वाइन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब। 25 से लेके देखो आपकी जो ग्रोथ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी, स्ट्रेट लाइन। बस एट द एज ऑफ 60 जैसे आप रिटायर्ड हो गए, बस आपकी इनकम जीरो जाएगी, धीरे 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 डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट सर्वाइवल विल बी द बिग क्वेश्चन। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट, इट्स प्राइवेट ऑल्सो। प्राइवेट एम्प्लॉय तो बेटा छोड़ी दो, इनका तो टेंशन वाला काम होता है, हार्ट बीट की तरह उनकी लाइंस होती है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज जो जॉब होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब होता है। अगर परफॉर्म नहीं करोगे, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी। It can be in any area. It is not necessary that it happens only in a corporate. No, it is happening everywhere. It's happening everywhere. So रिटायरमेंट के बाद भी प्रॉब्लम है और ड्यूरिंग द जॉब भी प्रॉब्लम है, बट सबसे ज्यादा स्कोप एज ऑफ नाउ प्राइवेट सेक्टर में चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर में पता नहीं। अभी वन ऑफ माय क्लोज रिलेटिव वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई हैव एंड वन मोर थिंग, आई होप आपको पता रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में CA इज नॉट अ क्वालिफिकेशन। ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब है आपने देखा है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी? आंसर इज बिग नो। One of my close friend, he joined in post office as an accountant. I don't understand why he has done CA। वो तो एक ही बोलता है कि सुबह जाना है 10 बजे, शाम को आना है 4 बजे, लाइफ बहुत पीसफुल है, 60,000 सैलरी मिलता है, ही इज हैप्पी, कोई टेंशन नहीं, सब अच्छे से चल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है देन व्हाई ही हैज वेस्टेड। वो बात अलग है, ही हैज डन अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज वेरी हैप्पी। ऐसे क्लोज रिलेटिव में है, फैमिली मेंबर में, and he's joining, he's doing as an accountant work in post office, peaceful life। I talk to him, he बोलता है बहुत पीसफुल लाइफ, टेंशन नहीं है, बहुत कम काम है, एंजॉइंग कर रहा है लाइफ। ठीक है, तो सर अगर कोई पेंशन स्कीम कौन दे रहा है? नेशनल पेंशन इंश्योरेंस कंपनी बोलता है आओ मेरे नेशनल पेंशन सिस्टम में पैसे इन्वेस्ट करो, रिटायरमेंट के बाद आपको मैं मंथली पैसे दूंगा बाय वे ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब होता है इंस्टॉल। ठीक है, एंट्री नंबर 29, सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय आर्मी, नेवल और एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड to a member of the Army, Navy, Air Force, respectively, under group insurance scheme of central government। सर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम सर्विसेज देती है तो GST चार्ज नहीं होगा प्रीमियम के ऊपर। Entry number 29A, services of life insurance provided or agreed to be provided by Naval Group Insurance Fund to a personal of Coast Guard under group insurance scheme of central government, no GST। देखो बेटा आप लोग इतने अच्छे हो, कोई बच्चा नहीं बोल रहा सर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ नहीं, अब बता नहीं रहे हो उसका मतलब क्या, जो हर प्रोविजन में आपको पता है। मैं पता है कि आप पूछोगे नहीं और मैं पढ़ते जाऊंगा, यू विल नॉट आस्क। चलो थैंक यू वेरी मच। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स अंडर ग्रुप इंश्योरेंस फंड। पहला था नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एग्जाम्प्ट है। कोई इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए अंडर नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एग्जाम्प्ट है। अगर कोई इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर्विस प्रोवाइड करिए आर्म्ड पुलिस फोर्स को, एग्जाम्प्ट है। अभी इसमें ऐसे ऐसे सर्विसेज देखे हैं मैंने, एक बार मैंने खुद अपने एजेंट को पूछा था मेरे को इसके बारे में थोड़ा आइडिया दो ये होता क्या है। ही प्रॉमिस मी दैट ही विल गिव मी एडिशनल टाइम, बट अभी तक वो टाइम आया नहीं है समझने का मेरे लिए।
पर जब मुझे वो बताएंगे थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन आउटपुट ऑन दिस इंश्योरेंस। पर ठीक है, मैं सिर्फ पढ़ते जा रहा हूँ, बिकॉज वेरी ऑनेस्टली मैंने वेरी ऑनेस्टली आपको बताया कि मेरे को सीरियसली ये इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता। हार्ट इंश्योरेंस स्कीम, मुझे बताओ कितने बच्चों ने सुना है बेटा हार्ट इंश्योरेंस स्कीम? बताओ जल्दी। एनीबडी हैव हर्ड अबाउट? नो नो नो, अरे मैंने बोला कितने लोगों ने पढ़ा है, सिर्फ नो नो, डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर बता दो। सर आज ही पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर आज ही पढ़ा हुआ। कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना अर्लियर नोन एज इंटीग्रेटेड रिले डेवलपमेंट प्रोग्राम, scheme for rural or insurance sorry scheme for insurance of tribal, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी। बेटा प्लीज ये पढ़ लेना खुद ही। वेरी सॉरी, ये पहली बार मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ लेना कर। नो जीएसटी, इंश्योरेंस देखा, नो जीएसटी, बात खत्म हो। सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम एग्जाम। सर जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, life micro product as approved by IRDA, that is Industrial Insurance Regulatory Development Authority, Insurance Regulatory Development Authority। बेटा ये क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस कंपनी का ऑपरेशन IRDA एक्ट के थ्रू होता है, आई होप आपको पता होगा, जहां पे मैक्सिमम अमाउंट कवर कितना होता है? अप टू 2 लाख। DEFG सेल्फ स्टडी कर लेना। एंट्री नंबर 36 है मेरे लिए, देखो कितना आसान है, सेल्फ स्टडी कर। सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस स्कीम, आई होप आपको री इंश्योरेंस पता है, इंश्योरेंस निकालने के बाद वापस इंश्योरेंस निकालना, री इंश्योरेंस निकालना, क्योंकि हमें लगता है कि उस इंश्योरेंस में रिस्क ज्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, उसका री इंश्योरेंस किसी और कंपनी से करवाती है। स्पेसिफाइड इन एंट्री नंबर 35, एंट्री नंबर 36 एंड एंट्री नंबर 40। ठीक है। collection of distribution under collection of contribution under Atal Pension Yojana is exempted। ठीक है। एंट्री नंबर 38, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो जीएसटी। ठीक है, एग्जामिशन पढ़ रहे हो गया। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी इंश्योरेंस कंपनी, सर अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी सर्विसेज सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, जिसके ऊपर पीछे प्रीमियम लेगी, बट ऑब्वियस उस प्रीमियम पे जीएसटी लगेगा, आंसर इज नो जीएसटी। तो मान लो मुझे कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया, तो गवर्नमेंट उनको प्रीमियम देगी कंपनी को, यस, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी चार्ज करेगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो। चलो नाउ नेक्स्ट सर्विसेज। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों को, आई एम रिक्वेस्टिंग विद द फोल्डेड हैंड, प्लीज डू रिवाइज दिस प्रोविजन, एक बार रीड करेंगे। मैंने स्किप लिखा है, इसका मतलब उसको स्किप मत करो, बस मैंने ऊपर ऊपर से आपको करा दिया है, प्लीज एक बार रीड डेफिनेटली करना, एटलीस्ट फॉर मी यू हैव टू रीड दिस all the entries which comes under इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है सर। सर अभी और एक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, बट हम पढ़ेंगे जरूर। सर्विसेज बाय अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैंने अभी भी आपको IRDA के बारे में बताया था। हाँ देखो यहाँ पे भी है IRDA। IRDA क्या करता है सर? IRDA के थ्रू वो इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस करती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को बिजनेस करना है तो दे हैज टू फॉलो IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दे आर द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है सर। अभी पहला है स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, services by employee state insurance corporation to person governed under Employee Insurance Act 1948। so employee state insurance is an authority, regulatory authority, अगर वो कोई services provide कर रहा है, no GST। EPFO, that is employee provident fund organization, कोई services provide कर रहा है, no GST। IRD कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नो जीएसटी। सेबी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नो जीएसटी। NCCCD, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर कोल्ड चेन डेवलपमेंट,
सर ये क्या होता है, मैं तो एक ही बोलूंगा, इट इज नथिंग, कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज ऑफ नॉलेज, नो जीएसटी, इज इट राइट? एंड लास्ट वन इज, लास्ट नहीं और भी है, सी एम पी एफ ओ, दिस इज कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा नो जीएसटी। एनपीएस, सर्विसेज बाय नेशनल पेंशन सिस्टम, नो जीएसटी। हाँ, दिस इज फॉर फूड, आपने बहुत सारी जगह पर फूड पैकेट्स पे ये देखा होगा, फूड पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है। ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो लाइसेंस देता है उन लोगों को जो फूड से रिलेटेड बिजनेस करता है, जैसे कि होटल्स है, कैंटीन्स है, जो स्नैक्स आप कंज्यूम करते हो उसको भी ये परमिशन देता है। पैक्ड ना, ध्यान देना। Services by way of licensing, registration, analysis, testing of food samples supplied by the Food Safety Standard Authority of India to food business operator, no GST will be charged. So these are the authority, regulatory authority who are providing services. अगर ये सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, Employee Provident Fund Organization, Insurance Regulatory Development Authority, Security Exchange Board of India, that is National Center for Coal Chain Development, that is Coal Mine Provident Fund Organization, National Pension System, and that is FSSAI। सर ये क्या है? ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। इनका काम होता है लाइसेंस इश्यू करना, टेस्टिंग करना फूड का, होटल इंडस्ट्रीज का, जो नॉर्मली फूड इंडस्ट्रीज में होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी लाइसेंस है वो इशू करते हैं अंडर FSSAI की ब्रांड के अंदर। ठीक है सर। सर इंटरमीडिएट सर्विसेज अपनी हो चुकी है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इंश्योरेंस वाला सर्विसेज अगर रूरल एरिया में दे रहे हो, बैंक से रिलेटेड सर्विसेज, जो बिजनेस फैसिलिटेटर, अगर आपको याद होगा मीडिएटर। सर लीगल सर्विसेज भी हो चुकी है, आर्बिट्रल भी हो चुका है। आर्बिट्रल के बारे में मैंने आपको बताया था, झगड़े हुए थे फैमिली में, वो आर्बिट्रल के पास गए, आर्बिट्रल ने उनको क्या दिया, टेंटेटिव सॉल्यूशन दिया। मैंने आपको बोला लीगल अपना लॉ इनके सजेशन को लीगल इंपॉर्टेंस देता है, बट दैट देयर सजेशंस आर नॉट अ डिसीजन, देयर सजेशंस आर हैविंग लीगल बैकग्राउंड ऑल्सो। ये सबसे पहला सर्विसेज था जहां से हमने अपना सेक्शन 11 स्टार्ट किया था, हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें मैंने आपको बताया था अच्छा दिखने के लिए अगर मैं मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विस ले रहा हूँ तो जीएसटी लगेगा। एजुकेशन हो चुका है, जिसमें सबसे अच्छी बात हमने देखी थी कि अगर कोई भी सर्विसेज ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड है तो जीएसटी चार्ज होगा ऑनलाइन, जैसे जर्नल्स है, पीरियोडिकल्स है, जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज। मैंने बोला था एग्रीकल्चर में अगर आप जानवरों को पाल रहे हो, सिर्फ उसमें घोड़ा नहीं होना चाहिए, तो जीएसटी चार्ज होगा, उसको हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं। सर राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पैडी इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बट राइस से रिलेटेड उसने अलग से प्रोविजन किया हुआ है और राइस को भी क्या कर दिया, जीएसटी से एग्जाम कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अपना स्पोर्ट्स पर्सन एंड, हाँ बेटा ये पांच नाम हमेशा याद करके रखना, बस ये इन लोगों को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं, बाकी सारे लोगों को है। नाम है प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच एंड टीम मैनेजर। जिसमें मैं आपने बताया था मुझे रवि शास्त्री एज ऑफ नाउ इज अ करंट कोच। टीम मैनेजर के बारे में अपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर इसके बाद फॉरेन डिप्लोमेटिक, जिसमें मैंने आपको हाई कमीशन क्या होता है, एम्बेसी क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है, ये बताया था। ठीक है सर। सर टूर ऑपरेटर हो गया, मैंने आपको कल बताया, लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था इसके ऊपर। हिंदू धर्म में नॉर्मली जो लास्ट जो फाइनल यात्रा जो भगवान की होती है, जिसको हम चार धाम बोलते हैं, इन मुस्लिम्स मोमेडियम्स इट्स अ हज यात्रा। आई डोंट हैव मच मोर आइडिया, बट हज की यात्रा के लिए जाते, इतना मुझे पता है। तो ये ऐसे कोई यात्रा जो होते हैं, जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा में जाना पसंद करते हैं। मैंने बताया था नांदेड़ में भी उसका बहुत पुराना मठ है, बहुत सारे लोग अदर स्टेट से नांदेड़ में भी जाते हैं। अनइनकॉर्पोरेट बॉडी सोसाइटी का मेंटेनेंस 7,500 से ज्यादा रहेगा तो जीएसटी लगेगा। अम्यूजमेंट पार्क टिकट खरीदोगे, क्रिकेट टूर्नामेंट आईपीएल का टिकट खरीदा, कॉस्ट था 450 रुपया, नो जीएसटी।
सर मैं अम्यूजमेंट पार्क गया, नो जीएसटी। सर मैंने डांस इंडिया डांस का पास खरीदा, टिकट का कॉस्ट था 800 रुपया, जीएसटी लगेगा। चलो नाउ लास्ट पार्ट आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अदर सर्विसेज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अदर सर्विसेज? सर जो किसी भी सर्विसेज के कैटेगरी में नहीं आता है वो फाइनली अदर सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से ध्यान देना है, सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये आज अपना हो जाता है तो कल हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू करके चैप्टर्स को खत्म भी कर देंगे। ठीक है सर, सो विल बी गोइंग वेरी स्लो। बेटा आपको पता है हमारे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। जस्ट वेट। क्या स्टार्ट हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 हो गया, कंप्लीट हो गया वर्ल्ड कप। और मैंने आपको ये बताया था शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे इंडिया में जितना रेवेन्यू इन्होंने क्रिकेट मैच से नहीं कमाया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट उतना रेवेन्यू उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप से कमाया। और उस जमाने में ऐसे बातें भी चल रही थी कि वो वर्ल्ड कप जो 2020 है, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो इंडिया में करेंगे। और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, पता नहीं उसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा कर? बिकॉज राइट नाउ वी आर इन ईयर 2021-22 के ईयर में हम लोग हैं। और यहाँ पे 2017 ये ईयर क्यों रखा हुआ है, गॉड ओनली नोज। अगर रखा भी है तो 2017 से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा 2021-22 के हिसाब से आएगा। ना मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसने बोला है, हाँ, फीफा से हमारी गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिला था। उसने बोला है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फीफा। अगर कोई भी सर्विसेज फीफा इंडिया में प्रोवाइड करेगा या कोई भी सर्विसेज फीफा को दी जाएगी, बेटा सर्विसेज फीफा प्रोवाइड कर रहा है या फीफा को दी जाएगी, या उसकी सब्सिडरीज जो होगी, उसकी जो सब्सिडीज होगी, सर्विसेज मैंने फीफा को दी, मैंने सर्विसेज फीफा से ली, या उसकी सब्सिडरीज है, उनको सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी ऑफ एन इवेंट अंडर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 टू बी होस्टेड इन इंडिया। अगर कोई भी सर्विसेज फीफा से रिलेटेड है, आप फीफा को दे रहे हो या फीफा से ले रहे हो या उसकी सब्सिडी से दे रहे हो या उससे ले रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सर्विसेज क्या है, एग्जाम है, एग्जाम कर। इज इट ओके? ध्यान देना। नाउ एंट्री नंबर ये था 9A, अब ये 9AA है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर यहाँ पे वुमेन वर्ल्ड कप 2020 बस, बाकी सबका सब वही है। कोई भी सर्विसेज अगर फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2020 में 20 में अगर फीफा को हम सर्विसेज दे रहे हैं या फीफा से हम सर्विसेज ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, नो जीएसटी विल बी चार्ज। तो अदर सर्विसेज में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2017 के बारे में बात की, फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 17 2020 की बात। आप सर्विसेज फीफा को दे रहे हो या ले रहे हो, या उसकी सब्सिडीज आपको दे रही है, आप ले रहे हो, नो जीएसटी विल बी चार्ज। अभी सर सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। आई होप आपको पता होगा नेपाल एंड भूटान ये इंडिया के बाउंड्री से कनेक्टेड है। और आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है, नेपाल और भूटान हमारे इंडिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और वो भी किस पे? पेट्रोल एंड ऑयल्स के लिए। पेट्रोल एंड ऑयल्स के लिए नेपाल और भूटान बहुत डिपेंड करता है, इंडिया पे डिपेंड करता है। अभी मुझे बताओ, इंडिया से नेपाल पे पेट्रोल जाएगा, बरोबर है? क्या इंडिया से भूटान में ऑयल जाएगा? जाएगा। अभी जो भी ट्रांसिट कार्गो इंडिया से नेपाल जा रहा है, भूटान जा रहा है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होगा,
क्योंकि ये लैंड और नेपाल और भूटान कौन सी कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री है। बेटा लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या होता है? ये दो कंट्री के बीच में कोई समंदर नहीं, ये ध्यान देना है। लैंड है, कनेक्टेड लैंड। सी वो लॉक्ड है, बस आप इंडिया से अगर नेपाल घूमने जाना चाहते हो तो बेटा आपको अलाउ नहीं होगा। यू हैव टू टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन ओनली यू कैन गो टू नेपाल एंड भूटान। बट अगर रेगुलर जो ट्रांजिट कार्गोज होती है, जो इंडिया से नेपाल पेट्रोल डिलीवर करने का काम करती है, पेट्रोल डिलीवर या गैस डिलीवर करने का काम करती है, ऑयल डिलीवर करने का काम करती है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। नाउ एंट्री नंबर 94, 90 बी हो गया, 90 सी है। नाउ 9 सी, नॉट 90 सी, 9 सी। 9 सी में उन्होंने बोला है कि हाँ सर, अभी देखो सब्सिडीज बोल सकते हो बेटा, एक ही वर्ड में बोल रहा हूँ, ग्रांट या सब्सिडीज। ग्रांट और सब्सिडीज। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस को गवर्नमेंट ग्रांट देती है। क्या देती है? ग्रांट देती है। ग्रांट इसलिए देती है कि ये कॉलेजेस वाले क्या कर सके, बच्चों के एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सके, डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते। एवरी ईयर कॉलेजेस को करो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड, डिपेंडिंग अपॉन लाइक रेपुटेशन। नॉर्मली एजुकेशन किस लेवल पे जा रहा है उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन को ग्रांट देती है, एजुकेशन कॉलेज। अब ये जो ग्रांट कॉलेज को मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नो जीएसटी, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने सिंपल एग्जांपल कॉलेज का दिया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एंटिटी to central government, state government, union territory, local authority, or any person specified by central government, state government, union territory, or local authority against consideration received from central, state, union, local authority in form of grant, no GST। अगर गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, सब्सिडीज मिलता है, उस ग्रांट और सब्सिडीज जो मिला हुआ है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है बेटा, आई होप आपको पता होगा आज का जो जनरेशन है वो पता नहीं बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड जनरेशन है। नो डाउट करियर होना जरूरी है। उतना ही जरूरी क्या है सर? उतना ही जरूरी है कि पेरेंट्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। आई गेस मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने मूवी देखा है बेटा? मुन्ना भाई एमबीबीएस, कितने बच्चों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन मुन्ना भाई एमबीबीएस? मुन्ना भाई एमबीबीएस, आई डाउट। नहीं नहीं, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं है। इज इट मुन्ना भाई एमबीबीएस? नहीं नहीं, नॉट नॉट मुन्ना भाई एमबीबीएस। आपने देखा एक संजय दत्त का मूवी, आई एम नॉट श्योर अबाउट मूवी, जहाँ पे संजय दत्त जिस लाइक लड़की से प्यार करता है, वो लड़की एक चैरिटेबल ट्रस्ट से कनेक्ट होती है। हाँ हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई। देखो बेटा देखो, मैं अभी यही क्वेश्चन कल पूछूंगा, बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था। सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन, ये आप लोग हो। कल क्वेश्चन पूछूंगा, देखो आग ऊपर हो जाएगी करके कि सर ने ये क्या पूछ लिया। और ये मूवी काफी पुराना मूवी, मुझे याद नहीं था, वेरी सॉरी। मैं तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बोल रहा था, लगे रहो मुन्ना भाई। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। बट आई अप्रिशिएट, मैं कुछ सीन बता दूं और बच्चे उसके बारे में मुझे नाम बताते हैं, इट्स रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। सीरियसली मजाक नहीं कर रहे, तो बच्चे भी हंस रहे हैं, बच्चे कोई बच्चा हंस रहा है, हंसने का बोलता है सॉरी सर, अरे ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, आपने मुझे मूवी का नाम बता दिया बस हो गया। सर सब वो बताने के बाद वो खुद भी हंस रहा है, देखो बाकी के बच्चे ठीक है मैं समझ सकता हूँ, खुद भी हंस रहा है। चलो मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा। आपने वो मूवी में देखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक फादर है जिसका बेटा बड़ा, मतलब एक बड़ी कंपनी चलाता है, और फादर की विश थी कि वो उसके बर्थडे पे आए, पर बेटा जाना नहीं चाहता था। जाना इसलिए नहीं चाहता था बिकॉज ही वॉज स्टक विद हिज ऑफिस, इज नॉट हैविंग एनी टाइम। मैं सिर्फ एक सीन बता रहा हूँ, आई मे बी नॉट करेक्ट। तो संजय जब जाता है उसको प्यार से समझाता है, नहीं समझता तो उसको अपने हिसाब से समझाता है, और बच्चा केक भी लेके रेडी हो जाता है करके। तो बेटा आज का करंट सिचुएशन ऐसा भी है, देर आर मेनी फैमिलीज जो आई आई मैं ऐसा फेवर तो नहीं करूंगा, बट इट इज ऐसा देखा जाता है। और जो हम लोग की सोसाइटी में होता है वही हमारे मूवीज में आता है।
सीरियल्स में आता है, जो एक्चुअली ट्रू स्टोरी होती है। नॉर्मली हम बोला जाता है कि जो हमारी मूवीज होती है, सीरियल्स होती है, दे आर द इमेज ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है। अ, उसमें आपने देखा रहेगा कि ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देना दे पाते, पूरे दिन पेरेंट्स अकेले घर पे रहता है, तो बच्चे उनको किसी लाइक ओल्ड एज होम में उन लोग एडमिशन दिला देते हैं, सो दैट उनके साथ बाकी के भी बहुत सारे लोग उनको साथ में रहे, उनके साथ वो लाइफ को एंजॉय करे। और बेटा आज भी ना ओल्ड एज होम फ्री में नहीं मिलता। मैक्सिमम ओल्ड एज होम जो होते हैं वो पेड ओल्ड एज होम होते हैं, और गवर्नमेंट में कोई जाना नहीं चाहता। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना चाहता? बिकॉज सर्विस अच्छी नहीं। वहां पे भी सर्विस चाहिए ओल्ड एज होम में। बहुत सारे पेड ओल्ड एज होम है, किधर 8,000 है, किधर 10,000 है, किधर 15,000 है, किधर 25,000 है, किधर 40,000 है। ऐसे ओल्ड एज होम भी है, मंथली, मंथली पर पर्सन। अगर आप ऐसे ओल्ड एज होम में सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओह सर, रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा ले रहा है? बाप रे। सर फ्री वाले तो हमने सुने थे, पैसा ले रहा है पता नहीं। एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA of Income Tax Act 1961 to its resident age 60 years and above against consideration up to 25,000 rupees। अगर आपने ओल्ड एज होम में एडमिशन लिया, उसका पेमेंट 25,000 रुपए से ज्यादा पे किया, जीएसटी लगेगा। अगर आपका जो पेमेंट है वो 25,000 से ज्यादा हो। अभी एक बच्चे ने बोला सर फ्री सर्विसेज कब मिलती है? बेटा मेरे नॉलेज, आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज उन्हीं लोगों को देता है जिनके साथ कोई, मतलब उनके खुद के कोई फैमिली मेंबर्स लाइव नहीं रहते, मतलब उनकी देखभाल करने वाला बच्चे बिच्चे कोई नहीं रहता उनको, वो अकेले होते हैं लाइफ। नोबडी इज देयर टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम, देयर ओन वन, ओन वन। मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बच्चे होते हैं बट दे टेल्स दैट जिनके कोई बच्चे नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके सच में बच्चे नहीं होते हैं, हस्बैंड नहीं होता है, पेरेंट्स नहीं होते हैं। वो उन कैटेगरी के लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है ना, फ्री में ओल्ड एज होम फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। Per month per member provided by the provided that the consideration charge is inclusive of charges for boarding, lodging, सारा खाना पीना रहना, सारे सर्विसेज और 25,000 के अंदर आते हैं। 25,000 तक पैसा दिया नो जीएसटी, उससे ज्यादा दिया तो जीएसटी लगेगा। कितने पे लगेगा? पूरे अमाउंट पे लगेगा। सर 26,000 का पेमेंट किया, जीएसटी पूरे 26,000 पे लगेगा। ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सर अप फ्रंट अमाउंट, बेटा अभी गवर्नमेंट की आपको पता है बहुत सारे प्लॉट्स है, गवर्नमेंट प्लॉट्स। गवर्नमेंट क्या करता है, ये प्लॉट को स्कूल को देता है, ये प्लॉट ग्राउंड के लिए भी होता है, कुछ प्लॉट हॉस्पिटल्स के लिए होता है, कुछ प्लॉट इंडस्ट्रीज के लिए होता है। ये तो आपको पता है बेटा, यस और नो? हाँ सर पता है। गवर्नमेंट क्या करता है ना, ये प्लॉट इंडस्ट्री को लीज पे देता है। गवर्नमेंट बोलो, स्कूल बोलो, ग्राउंड बोलो, हॉस्पिटल बोलो, लीज पे देता है। अभी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल काय का लीज? अभी मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट वो प्लॉट इंडस्ट्री को लीज पे देगा तो पैसे लेगा या नहीं लेगा? पैसे लेगा। अभी वो पैसे जो ले रहा है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं चार्ज होगा। बस दिस इज एंट्री नंबर 41। बाकी सब छोड़ दो बेटा, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब निकाल दो। अगर आप सीए इंटरव्यू करते तो भी मैं यही बोलता कि इसको पढ़ने का जरूरत। अभी देखो उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ने उनका खुद का गवर्नमेंट प्लॉट किसी इंडस्ट्री को दिया। अब ये मत बोलना कि सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही होता है क्या। गवर्नमेंट ने प्लॉट किसी को लीज पे दिया, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। अगर गवर्नमेंट को जो प्रीमियम मिलेगा उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, बात खत्म हो। नहीं, नहीं लगेगा, सॉरी। अपफ्रंट अमाउंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रीमियम लिया, सलामी ली, कॉस्ट लिया, प्राइस लिया, डेवलपमेंट चार्जेस लिया, या एनी अदर नेम कॉल, कोई भी नाम से आप बोलो, payable in respect of services by way of granting of long term lease of 30 years or more of industrial plot। इसका मतलब वो लीज का टाइम पीरियड 30 साल या 30 साल से ज्यादा होना चाहिए।
और उसके अगेंस्ट में अपने अगर गवर्नमेंट को कोई प्रीमियम दिया हुआ है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंट्री नंबर 43। आई होप आपको ये पता होगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ सब्सिडरी ऑफ, बेटा ये सब्सिडरी कंपनी है किसका? इंडियन रेलवे का। बेटा इंडियन रेलवे का सब्सिडरी कंपनी कौन है? इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, जो भी इंडियन रेलवे को कुछ भी स्टॉक चाहिए रहेगा वो इंडियन रेलवे को देता है। कोई भी स्टॉक, कोई भी एसेट, जैसे देखो सर्विसिंग ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट, अगर इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कोई भी एसेट अगर इंडियन रेलवे को देता है और उसके अगेंस्ट में कुछ पैसे लेता है, कुछ पैसे लेने पर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे। ये एक सब्सिडी क्या करता है, इंडियन रेलवे को एसेट लीज पे देता है, जैसे कि वैगन्स है, कोचीज है, लोकोस है, और कोई एसेट लीज पे देता है और पैसे लेता है। मुझे बताओ पैसे लेगा तो जीएसटी चार्ज करेगा? आंसर इज नो, नो जीएसटी विल बी चार्ज। ठीक है सर, एंट्री नंबर 44 हम बाद में करेंगे, एंट्री नंबर 48 भी हम बाद में करेंगे, हम पहले बाकी की एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एंट्री नंबर 49। अगर किसी एंट्रीज में अगर आपको तकलीफ है तो बेटा मेहरबानी करके ऑडियो ऑन करेंगे एंड मुझसे बात करेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी जस्ट वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे क्वेश्चन पूछो करके, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बताया आप लोग तकलीफ मुझे नहीं दोगे करके, लाइक बच्चे हंसते भी है करके। ठीक है, मुझे बताओ जर्नलिस्ट का नाम। मुझे कोई भी 5 जर्नलिस्ट, नहीं 5 नहीं, 2 जर्नलिस्ट के नाम बताओ, 2 जर्नलिस्ट के नाम बताओ। जल्दी फास्ट। रजत शर्मा, वेरी गुड, चलो वेरी नाइस। अर्नब गोस्वामी, वेरी नाइस। उसके बाद है डिसोजा, मैंने नाम तो नहीं सुना है इनका, हाँ, शोभा का सुना हुआ है। ओके, और बस इतना ही पता है। सुधीर चौधरी, हाँ, राजदीप सरदेसाई, ओके। आज तक वाला राजदीप सरदेसाई, उसके बाद है सुधीर चौधरी, यस, वेरी गुड। और अंजना ओम कश्यप, यस। गलती से उन्होंने अंजना नरेंद्र मोदी बोल दिया था एक बार, कश्यप। एंड हाँ, रवीश कुमार, बराबर, रवीश कुमार। बस 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 बस, बहुत जल्दी जल्दी, इससे मतलब पता ये तो कंफर्म बात होती है कि सर हम न्यूज बहुत ज्यादा देखते हैं। हाँ बस आप क्वेश्चन नहीं पूछो बस, और कुछ नहीं, आप क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हम जवाब भी बहुत कम देते हैं, लिमिटेड, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज्यादा जवाब देंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो बेटर चुपचाप बैठे रहो, बस बात खत्म हो। मुझे बताओ बेटा ये सारे जर्नलिस्ट है, यस, बराबर है। अगर ये कोई भी सर्विसेज देंगे उसको जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी चार्ज क्या होगा? नहीं होगा, नो जीएसटी। देखो क्या बोला है, services by way of collecting or providing news by an independent journalist, press trust of India or United Nation of India are exempt। तो अगर कोई भी जर्नलिस्ट सर्विसेज देगा, कोई भी जर्नलिस्ट सर्विसेज देगा तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा? सर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, जर्नलिस्ट होगा। बट सर्विसेज लाइक फोटोग्राफर, फोटोग्राफर बेटा दे आर लाइक अ फ्रीलांसर। इनका काम क्या होता है पता है? किसी इवेंट पे जाते हैं, इनका प्रोफेशन होता है फोटो लेना है, जो अच्छा फोटो है सारे न्यूज़पेपर को वो क्या करते हैं, अपने फोटोज को सेल करते हैं। आप देखो जितने भी न्यूज़पेपर आप उठाओगे, नॉर्मली टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, महाराष्ट्र टाइम्स है, उसके बाद लोक सत्ता है, जितने भी न्यूज़पेपर है आप उठाओ, मैक्सिमम न्यूज़पेपर में आपको सेम टाइप की फोटोज मिले। सर ऐसा क्यों?
ऐसा इसके लिए है क्योंकि ये फोटोग्राफर का काम ही होता है फ्रीलांसर का, वो सबसे अच्छे अच्छे फोटोज निकालता है और न्यूज वालों को सेल करता है, न्यूज़पेपर वाले को सेल करता है या न्यूज वालों को सेल करता है, जिसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिलता है। यस। तो पैसा मिलने के बाद मुझे बताओ क्या होता है, पैसा मिलने के बाद क्या जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा? होगा। अभी देखो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन पता रहेगा आप लोगों को। आप लोगों ने आर भारत न्यूज चैनल देखा होगा, जो अर्नब के फेवर में बोलते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, और बाकी जो फेवर में नहीं होते वो अपनी बेइज्जती करवा के जाते हैं। अरे मुझे बताओ बेटा, ये एक्सपर्ट ओपिनियन वाले जो लोग होते हैं, आप मुझे बताओ अपनी बेइज्जती करने के लिए न्यूज चैनल पे पैसे लेने मिलता है या नहीं मिलता, या फ्री में अपनी बेइज्जती कराते हैं? बोलो बेटा, क्या उनको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते? अरे बोलो, कोई फ्री में क्यों आएगा न्यूज चैनल? फोटोग्राफर लोगों के लिए फोटो क्यों निकालेगा? मिलते हैं एग्जैक्टली। क्या जीएसटी चार्ज होगा? यस, जीएसटी चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज होगा। तो कोई भी सर्विसेज अगर फोटोग्राफर देता है, कोई भी सर्विसेज अगर एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, एक्सपर्ट ओपिनियन जैसे आपने देखा रहेगा, डिबेट में एक फेवर में होता है एक अगेंस्ट में होता है। फेवर और अगेंस्ट में बोलने वाले लोग जो भी डिबेट में आते हैं, जो भी लाइक पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स रहता है, वो जब न्यूज चैनल में एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन आता है उनको पैसे मिलते हैं एज ए गेस्ट करके, हॉनरेरियम करके बोलते हैं उसको हम लोग, हॉनरेरियम। क्या जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा। ठीक है। एंट्री नंबर 51, मुझे बताओ बेटा, एंट्री नंबर 51 में क्या है? जीएसटीएन जो है, जीएसटीएन मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है? यस सर। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर्विस दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्विस दे रहा है। वो क्या करता है? लोगों से पैसे कलेक्ट करता है, सप्लायर और रेसिपिएंट से पैसे कलेक्ट करता है अंडर आरसीएम, अंडर एफसीएम, और वो पैसे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। क्या ये जीएसटीएन सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा है? दे रहा है। पैसे लेगा नहीं लेगा? सर भले वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री में तो काम हम भी नहीं करते हैं। पेरेंट्स ने बोला चलो थोड़ा जाके आओ, काम करके आओ, विद प्रॉफिट रहेगा तो जाता है, नहीं तो पता नहीं उसी टाइम पे कुछ स्टडी याद आ जाती है और बैठ जाता है स्टडीज की। तो क्या पैसे लेगा जीएसटी? यस। उस पे जीएसटी चार्ज होगा? आंसर इज। तो कोई भी सर्विसेज अगर जीएसटीएन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, बेटा सबसे ज्यादा जीएसटी से रिलेटेड सर्विस जीएसटीएन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पूरा जीएसटी सर्विसेज जीएसटीएन पे डिपेंड करता है। ठीक है। एंट्री नंबर 52, एंट्री नंबर 52 सर, आपने कोई भी एग्जीबिशन इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया, इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया, मुझे बताओ बेटा, हमारा जीएसटी किस पे डिपेंड करता है? हमारा जीएसटी है प्रिंसिपल ऑफ, जहां पे सर्विसेज दी वो आउटसाइड इंडिया है, बराबर है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये एक्सपोर्ट सर्विसेज है, नो जीएसटी। अगर ये इवेंट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ होता, तो जिस स्टेट में ऑर्गेनाइज हुआ होता तो उसी स्टेट को क्या होता है, जीएसटी कलेक्ट करने का राइट्स होता। पर ये सर्वी इवेंट बाहर, इंडिया के बाहर हुआ है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हमारा जीएसटी पॉलिसी, हमारा जीएसटी का जो प्रिंसिपल है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को फॉलो करता है। इंडिया के बाहर है, इंडिया का बाहर मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नो जीएसटी, नो जीएसटी। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर दिस वी विल डू, लेटर करेंगे पार्ट, आगे ना। एंट्री नंबर 56, अभी एंट्री नंबर 56 की अगर मैं बात करूं, एंट्री नंबर 56, इस टॉक अबाउट चिकन। अभी मोमेडियंस आपने देखा होगा, मोमेडियंस में बकरी ईद होती है, होती नहीं होती? यस, बकरी को काटा जाता है। तो बेटा काटने के सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं स्लॉटर। कटिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल, नो जीएसटी। कटिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, नो जीएसटी। जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे इंडिया में वो लीगली अलाउड नहीं, मतलब जैसे गाय है, गौ माता है, उसके लिए लॉ बना हुआ है। जैसे बफेलो है, बफेलो को काटा जाता है फॉर लेदर के लिए आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। स्लॉटर ऑफ एन ऑल टाइप ऑफ एनिमल, जीएसटी चार्ज होगा? जीएसटी चार्ज नहीं होगा।
यस चिकन वाला, मटन वाला एग्जैक्टली। तो बेटा चिकन है, बकरी ईद में मोमेडियंस लोग नॉर्मली बकरी का मतलब जो फॉर एग्जांपल बकरी जो काटा जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजियस, प्लीज ध्यान देना, टेक माय वर्ड्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बफेलोज होते हैं, लेदर्स के लिए दिया जाता है। तो मुझे बताओ क्या जीएसटी चार्ज होगा या नहीं होगा? आंसर इज नहीं होगा, नहीं होगा, नो जीएसटी। इज इट राइट? नॉर्मल चिकन्स भी होती है, नो जीएसटी, यस। यस फिश भी आता है उसमें, फिश इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनिमल, नो जीएसटी। इफ एनीबडी वांट टू से एनीथिंग लेट मी नो। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। एंट्री नंबर 76, एंट्री नंबर 76 बेटा आपने देखा रहेगा, स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस लाइक बाथरूम्स, स्टेशन पे बाथरूम्स होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, लेविटियर्स होते हैं, यूरिनियल्स और टॉयलेट्स होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। यस और नो? यस होते हैं। मुझे बताओ वो पैसे लेते हैं या फ्री में देते हैं? सर पैसे लेते हैं। आपने ये भी देखा रहेगा लोकल एरियाज में भी होता है, ऑन द वे वॉशरूम्स, यूरिनल और टॉयलेट प्लेसेस होते हैं। समवेयर दे चार्ज मनी, समवेयर दे प्रोवाइड फ्री। एक्चुअली वो फ्री होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पीपल आर चार्जिंग मनी। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो जीएसटी। जीएसटी चार्ज नहीं होगा, प्लीज ध्यान दो। बात समझा या नहीं समझा? बोलो बेटा। ठीक है। आपको पता है बेटा मैंने एक एंट्री बताई थी जहां पे कल्चर और इवेंट्स था, कल्चर और स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी था। मैंने आपको बताया था कि आ, सिखाना होता है, सिखाना। कितने लोगों को पता है सिखाना? हाउ मेनी पीपल नोज अबाउट सिखाना? सिखाने का काम करना, ड्राइंग सिखाना, डांस सिखाना। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर आप कल्चरल और कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, कल्चरल रिलेटेड एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सर जब आप सिखाने का काम करते हो नो जीएसटी। बट एक बात ध्यान दो, जब आप टीच करते हो, सिखाने का काम करते हो, नहीं नो जीएसटी। बट आप परफॉर्म करोगे तो जीएसटी अप्लाई होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन डांस टीचर वो बच्चे को डांस क्लासेस सिखाता है, जीएसटी एप्लीकेबल है? आंसर इज नो, क्योंकि उसका काम सिखाना है। बट ये खुद जब डांस शो में परफॉर्म करेगा और पैसे चार्ज करेगा, जीएसटी अप्लाई होगा। तो सिखाने का काम करना नो जीएसटी, परफॉर्म करने का काम करना जीएसटी एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू प्लीज ध्यान दो। पॉइंट नंबर टू प्लीज ध्यान दो। पॉइंट नंबर टू क्या है? पॉइंट नंबर टू है कि सर ड्राइंग टीचर है, पेंटर है, वो सिखाने का काम करता है। बट सर जब वो अपनी पेंटिंग सेल करने के लिए एग्जीबिशन में लगाएगा तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। मेरी हर चीज को अच्छे से सुनो बेटा, ध्यान। पेंटर जब सिखाने का काम करता है नो जीएसटी, बराबर है। पेंटर जब वही पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए सेल के लिए लगता है तो जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। एंट्री नंबर 78, सर्विसेज बाय अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एस। अगर आप परफॉर्मिंग कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म, और बेटा उसने स्पेसिफिक कैटेगरी डाला है, क्या फोक या क्लासिक म्यूजिक में हो, क्या फोक और क्लासिकल डांस कर रहे हो, या फोक या क्लासिकल थिएटर में हो, और आप चार्जेस 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा ले रहे हो तो जीएसटी लगेगा। और अगर आपका चार्जेस 1.5 लाख से कम होगा तो नो जीएसटी। इसका मतलब फोक और म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक के लिए आप चार्जेस ले रहे हो, क्या वो चार्जेस 1.5 लाख या उससे कम है? आंसर इज यस, नो जीएसटी। बट सर ब्रांड एम्बेसडर, साल का 1.5 लाख रुपए, साल का लाख रुपया मिलता है। चलो मुझे बताओ बेटा, टैक्सेबल सर्विसेज आर द सर्विसेज ऑफ ब्रांड एम्बेसडर है बेटा। नॉर आई डोंट नो वेदर आपको पता है नहीं पता है,
सिटी का भी ब्रांड एम्बेसडर होता है। आई होप आपको ये भी पता होगा। इवन कोविड कोविड का जो सिचुएशन था, हर एक सिटी में, जैसे कल्याण सिटी का ब्रांड एम्बेसडर है, अमरनाथ का ब्रांड एम्बेसडर है, बदलापुर का ब्रांड एम्बेसडर होगा इस पर्टिकुलर कोविड के लिए। ध्यान देना। हैव यू हर्ड अबाउट दिस ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोविड? कितने बच्चों ने सुना है? एनीवन हर्ड अबाउट दिस? बोलो यार। नोबडी हर्ड। ठीक है। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो और लाख रुपए आपने चार्ज किया, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं बताएंगे सर आप। बोलो। नहीं लगेगा। वेरी गुड। और एनीबडी फील्स? सब बताएंगे नहीं। बोलो बेटा फास्ट। एक बात ध्यान देना है, अगर आप सिखाने का काम करते हो, सिखाने का काम करते हो, सिखाने का काम करते हो, भले वो म्यूजिक हो, डांस हो, थिएटर हो, वेस्टर्न हो, कुछ भी हो, नो जीएसटी। बट जब आप परफॉर्म करते हो और फोकल क्लासिकल है और चार्जेस आपका 1.5 लाख या उससे कम है, नो जीएसटी। उससे ज्यादा चार्ज करोगे तो जीएसटी चार्ज करेंगे। बट अगर यहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर हो, वेस्टर्न म्यूजिक में हो, वेस्टर्न डांस परफॉर्म कर रहे हो, मॉडर्न थिएटर्स में हो, और आपको पैसे कोई भी मिले, 50,000 मिले कोई शो के थ्रू, 10,000 मिले, 1 लाख रुपीज मिले, 1,25,000 मिले, सारे ऊपर जीएसटी चार्ज होगा बेटा। ध्यान दें, सारे ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। मेरी बात समझी या नहीं समझी? तो जीएसटी किस पे चार्ज होगा? क्योंकि सर यहाँ पे लिमिट, टाइम, अमाउंट अमाउंट लिमिट नहीं दिया हुआ है। हसन बेटा कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके ठीक है। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग, सर हम पूछेंगे नहीं, हमने तो कसम खा के रखी। ठीक है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ। सर आईजीएसटी इज एग्जाम। अभी ध्यान दो। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, क्या है? We will discuss later on. ठीक है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव डन एक्सेप्ट दिस 4 सर्विसेज। नहीं, ये तो हो गया है सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया है, एंड हाँ, इसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर्स है। सो दीज 4 सर्विसेज वी विल बी डूइंग लेटर ऑन। विच 4 सर्विसेज? सर सबसे पहला सर्विसेज मैंने आपको बताया था, जो हम बाद में करेंगे। इट इज एंट्री नंबर 44, एंट्री नंबर 48, एंट्री नंबर 55। 55 जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये बेटर 55 बाद में करेंगे। एंड एग्जाम, आईजीएसटी इज एग्जाम। इससे रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज आपको पूछना है तो प्लीज लेट मी नो। नहीं पूछना है तो मैंने ऑलमोस्ट 4 सर्विसेज को छोड़ के सारे के सारे सर्विसेज करवा दिए। हमें सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं और उसको सॉल्व कैसे करने हैं वो देखना है। बाकी तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होना चाहिए। चलो, मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या याद है, क्या नहीं याद है। तो एक काम करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। कल अपना लास्ट लेक्चर रहेगा एग्जामिशन का, एंड कल अपना ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर द डे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स प्रॉपरली।
प्लीज। थैंक यू।